मेडिसिन में अपन बाह्य परजीवी जनित रोग पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ने फाइलेरियोसिस के बारे में देखा था। दो प्रकार के फाइलेरियोसिस, एक तो केटल में जिसको क्यूटेनियस स्टेफनोफाइलेरियोसिस भी कहा जाता है, केटल के अंदर फाइलेरिया डर्मेटाइटिस, उसके बाद में सीप के अंदर फाइलेरिया डर्मेटाइटिस। इसमें केटल में एक डिजीज और आता है, पैराफाइलेरियोसिस। पैराफाइलेरियोसिस यह जो है पैराफाइलेरियोसिस, ये मुख्यतः केटल के अंदर होता है। मुख्य रूप से किसके अंदर होता है? केटल के अंदर। ये मुख्य रूप से किस में होता है? ये केटल के अंदर होता है। और हॉर्स के अंदर, कभी कभी हॉर्स के अंदर भी हो सकता है। अब केटल के अंदर इसका रोग कारक कौन है? केटल के अंदर रोग कारक है पैराफाइलेरिया बोविकोला। पैराफाइलेरिया बोविकोला। ये हो गया केटल के अंदर। हॉर्स के अंदर पैराफाइलेरिया मल्टीपेपिलोसा। पैराफाइलेरिया मल्टीपेपिलोसा, ये दो प्रकार के इसके रोग कारक हैं। तो केटल के अंदर पैराफाइलेरिया बोविकोला, ये पैराफाइलेरियोसिस उत्पन्न करता है। हॉर्स के अंदर पैराफाइलेरिया मल्टीपेपिलोसा जो है वो हॉर्स के अंदर पैराफाइलेरियोसिस रोग उत्पन्न करता है। इसको फैलाने का काम कौन करती है? फैलाने का काम करती है मक्खियां। मतलब फाइलेरियोसिस डिजीज है, उसको फैलाने का काम कौन करती है? मक्खियां करती है। ये मक्खियां जब पशु को काटती है, काटने पर संक्रमण करती है। पशु को काटने के बाद संक्रमण उत्पन्न करती है और जो लार्वा होते हैं, लार्वा को पशु शरीर के ऊपर छोड़ देती है। तो इसके लार्वा जो होते हैं उनको पशु शरीर के ऊपर छोड़ देती है। अब ये लार्वा जो होते हैं शरीर के ऊपर वयस्क में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? वयस्क में, वयस्क कर्मी में, वयस्क कर्मी में बदल जाते हैं। जो शरीर के ऊपर क्या करते हैं? त्वचा के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, अपना विकास करते हैं। और विकास करने के दौरान, विकास के दौरान ही ये त्वचा के ऊपर घाव बना देते हैं। त्वचा पर क्या बना देते हैं? घाव। पहले तो गांठ का निर्माण करते हैं और गांठ का निर्माण होने के बाद घाव में बदल जाती है। वो जो गांठ है वो घाव में बदल जाती है। मतलब पहले तो नोड्यूल का निर्माण करेंगे, गांठ को क्या बोला जाता है? नोड्यूल। और फिर बाद में घाव मतलब अल्सर, अल्सर का निर्माण करेंगे। जिससे क्या होगा? इस स्थानों के ऊपर रक्त स्त्राव होगा। इन स्थानों के ऊपर क्या होगा? रक्त स्त्राव होगा। सही है। और इन घावों के ऊपर ही ये कर्मी जो होते हैं अंडे देते हैं। यहाँ पर ही वयस्क कर्मी इन घावों के ऊपर ही वयस्क कर्मी अंडे देते हैं। अपने अंडे जो हैं वो यहीं छोड़ते हैं और इन घावों की तरफ जो होती है वो मक्खियां आकर्षित होती है। घावों पर मक्खियां बैठती है। सही है। और इसके साथ साथ जो ये अंडे थे उनको ग्रहण कर लेती है। अंडों को ग्रहण कर लेती है। इन अंडों को ग्रहण कर लेती है। सही है। ये हो गया। अब ये घाव जो होते हैं वो धीरे धीरे त्वचा के ऊपर फैलने लग जाते हैं।
धीरे धीरे त्वचा पर फैलने लगते हैं। घाव जो होते हैं वो धीरे धीरे त्वचा पर फैलने लगते हैं। ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी, सबसे पहले तो देखो ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में केटल के अंदर पैराफाइलेरिया बोविकोला केटल के अंदर रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग है? पैराफाइलेरियोसिस। हॉर्स में पैराफाइलेरिया मल्टीपेपिलोसा जो है वो कर्मी, यह पैराफाइलेरियोसिस उत्पन्न करता है। किसके द्वारा उत्पन्न करता है ये? इसका रोग का वाहक कौन है? एक पशु से या एक संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में इस रोग का संक्रमण कौन करता है? मक्खियां। मतलब एपिडेमियोलॉजी में क्या होगी? मक्खियों के द्वारा। अब जब मक्खियां पशु को काटती है तो काटने के बाद जो लार्वा होता है वो स्किन के ऊपर छोड़ दिया जाता है। सही है। स्किन के ऊपर छोड़ने के बाद ये वयस्क कर्मी में बदलता है। वयस्क कर्मी में बदलने के बाद उसका वहां पे डेवलपमेंट होता है, वो अपनी वृद्धि करता है और डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस के अंदर ही वह पहले तो गांठों का निर्माण करता है जिनको नोड्यूल बोला जाता है, और फिर धीरे धीरे घाव बन जाते हैं। जो गांठें जो होती है वो घाव में बदल जाती है जिनको अल्सर कहा जाता है। सही है। अब इन अल्सर से रक्तस्राव होने लगता है। रक्तस्राव होता है तो फिर ये वयस्क जो कर्मी है वो इन रक्त से स्राव होते हुए घाव जो होते हैं अल्सर, उनके ऊपर अंडे देती है। अब आपको पता होगा कि अल्सर जो होते हैं जहाँ पे घाव होते हैं मक्खियां वहीं पे ज्यादा बैठती है। अब वहां पे कोई मक्खी बैठेगी घाव के ऊपर तो वो इन अंडों को ग्रहण कर लेगी और ये अंडे जो होते हैं ये मक्खी के अंदर लार्वा में बदल जाते हैं। इसके अंदर मक्खी के अंदर ये लार्वा में बदल जाते हैं। फिर ये मक्खी जब किसी स्वस्थ पशु को काटती है तो ये लार्वा फिर से स्वस्थ पशु के ऊपर चले जाते हैं और फिर से यही साइकिल जो है ये दोबारा चलती है। और ये धीरे धीरे जो शरीर के घाव हैं वो त्वचा के घाव धीरे धीरे फैलने लगते हैं और ये घातक कंडीशन बन जाती है। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। इसके बाद में आता है नेक्स्ट इसकी पहचान, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो डायग्नोसिस को घाव से निकलने वाला स्त्राव, घाव से निकला स्त्राव जो है उसका सैंपल लिया जाता है। क्या कहते हैं? उसका सैंपल लिया जाता है और उसके सैंपल को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर इस रोग का या इस रोग कारक का पता लगाया जा सकता है। ट्रीटमेंट, उपचार। उपचार में आयुर्वेक्टिन, उपचार में आयुर्वेक्टिन, आयुर्वेक्टिन के साथ क्या दिया जाता है? नाइट्रोक्सिन। नाइट्रोक्सिन आयुर्वेक्टिन की डोज रेट 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट सब क्यूटेनियस इसको दिया जाता है। सही है। नाइट्रोक्सिनिल इसकी डोज रेट कितनी है? 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट। ये डोज रेट जो है आपको ध्यान रखनी है, कई बार इनको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको ओरली दिया जाता है, ओरली दिया जाता है 3 दिन के अंतराल में। एक बार दे दिया, 3 दिन बाद में फिर से इसको दोबारा दिया जाएगा, फिर 3 दिन बाद में जब तक डिजीज ठीक नहीं होता तब तक इसको देते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेक्टिन सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा और एक बार देने के उसके लगभग 1 महीने बाद इसको दोबारा दिया जाएगा। इसके अलावा लेवामिजोल, लेवामिजोल लेवामिजोल की डोज रेट 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओरली।
ओरली। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। लेवामिजोल को कभी कभी ट्रॉपिकल भी काम में लिया जाता है, टॉपिकल भी इसको टॉपिकल भी काम में लिया जाता है, मतलब इसका ऑइंटमेंट जो होता है टॉपिकल ऑइंटमेंट भी इसको काम में लिया जा सकता है, मतलब लेवामिजोल को घावों के ऊपर डायरेक्ट, त्वचा के घावों के ऊपर भी काम में लिया जाता है। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। तो ये फाइलेरियोसिस कंप्लीट हुआ। फाइलेरियोसिस तो दो प्रकार के, एक हो गया पैरा फाइलेरियोसिस। फाइलेरियल डर्मेटाइटिस कंप्लीट, पहला डिजीज फाइलेरियल डर्मेटाइटिस। इसके बाद में नेक्स्ट डिजीज अपने आता है मियासिस। मियासिस कीटों के द्वारा, कीटों के गण जिसको बोला जाता है डिप्टेरा। कीटों का एक गण होता है ऑर्डर, कीटों का एक गण होता है, या गण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर। कीटों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा। क्लासिफिकेशन तो पढ़ा ही होगा, आर्थ्रोपोडा में इनको रखा जाता है। अब इनका एक गण होता है डिप्टेरा। इनका एक गण होता है डिप्टेरा। डिप्टेरा गण के सदस्य डिप्टेरोन कहलाते हैं। इसके सदस्य क्या कहलाते हैं, डिप्टेरोन। डिप्टेरा गण के सदस्य क्या कहलाते हैं, डिप्टेरोन। डिप्टेरेंस, सही। डिप्टेरेंस इसके सदस्य कहलाते हैं, और इसके सदस्य डिप्टेरेंस जो होते हैं उनको मक्खियां भी कहा जाता है, फ्लाइज जिनको कहा जाता है, इनको मक्खियां भी कहा जाता है, मक्खियां या फ्लाइज, मक्खियां या फ्लाइज भी इनको कहा जाता है। डिप्टेरोन्स सदस्य डिप्टेरोन्स भी कहा जाता है, डिप्टेरा के सदस्य जो होते हैं इसको डिप्टेरोन्स भी कहा जाता है, और साथ में इनको फ्लाइज मतलब मक्खियां भी इनको कहा जाता है। इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा के सदस्य मतलब कीटों का गण जो है ऑर्डर डिप्टेरा, इसके सदस्य डिप्टेरोन्स है, और इनको मक्खियां भी कहा जाता है। इनके द्वारा ये रोग मियासिस जो होता है वो इनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, सही है। ये फ्लाइज जो है, फ्लाइज, इनके लार्वा जो होते हैं, लार्वा वो रोग उत्पन्न करते हैं। इनके लार्वा शरीर के विभिन्न अंगों में, विभिन्न अंग जैसे कि कौन कौन से अंग हो गए, त्वचा हो गया, त्वचा, इसके अलावा श्वसन मार्ग, इसके अलावा आहार नाल, इंटेस्टाइन, आहार नाल आदि ये ऑर्गन है शरीर के जिनके अंदर इनका विकास होता है, इस लार्वा का विकास होता है, ये इनका डेवलपमेंट होता है, सही है। इनका डेवलपमेंट होगा और ये रोग उत्पन्न करते हैं। विकास के दौरान या डेवलपमेंट के दौरान ही ये मियासिस रोग उत्पन्न करते हैं। मियासिस रोग उत्पन्न करते हैं। इनके जो लार्वा होते हैं, इन लार्वा को मैगट नाम से जाना जाता है। या इनको ग्रुप्स भी कह सकते हैं, मैगट्स। आपने नाम सुना होगा मैगट वुंड, आपने नाम सुना होगा मैगट वुंड। ऐसा घाव जिसमें कीड़े पड़े हो मैगट वुंड कहलाता है। और वो जो कीड़े क्या होते हैं, वो मक्खियों के लार्वा ही तो होते हैं। वो जो कीड़े होते हैं, जैसे कि पहले घाव बना, उस घाव के ऊपर मक्खियां बैठती है, मक्खियां बैठने के बाद वो वहां पे क्या करती है, अंडे देती है। अंडे
अंडों से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। और जो आप जो कीड़े देखते हो, मैगट वुंड देखते हो, वो उसके अंदर जो कीड़े आपको दिखाई देते हैं वो एक प्रकार से लार्वा ही होते हैं। सही है, वो क्या होते हैं, लार्वा ही होते हैं। और इसीलिए आधार पर उन लार्वा को क्या कहा जाता है, मैगट्स, लार्वा को मैगट्स कहा जाता है। और इस प्रकार के घाव को मैगट वुंड कहा जाता है। सही है। तो देखो सबसे पहले इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट जो होते हैं मतलब आर्थ्रोपोडा के सदस्य। इंसेक्ट मतलब कीट, कीटों का एक ऑर्डर होता है, गण होता है डिप्टेरा। डिप्टेरा के सदस्य डिप्टेरॉन्स कहलाते हैं। और इनकी सदस्यों को मक्खियां भी कहा जाता है, फ्लाइज भी कहा जाता है। इन ये फ्लाइज जो होती है वो शरीर के किसी घाव के ऊपर या शरीर के किसी पशु शरीर के ऊपर, जैसे कि त्वचा, पशु शरीर के अंग जैसे कि त्वचा हो गया, नासा मार्ग हो गया, मुख के अंदर, ये क्या करती है, अपने अंडे देती है। अंडे देने के बाद इनके लार्वा निकलते हैं। लार्वा को क्या कहा जाता है, मैगट्स कहा जाता है, या इनको ग्रुप्स भी कहा जाता है। अब ये लार्वा जो होते हैं वो विकास करते करते शरीर के ऊपर कई घाव बनाते हैं, कई प्रकार के लीजन्स वहां पे बनाते हैं, जिनको इस रोग क्या क्या कहा जाता है, इस रोग को मियासिस कहा जाता है। सही है। अब अपन 3 प्रकार की फ्लाइज के बारे में मुख्यतः इस टॉपिक में पढ़ेंगे। 3 प्रकार की फ्लाइज। इस्ट्रस ओविस, सबसे पहले तो इस्ट्रस ओविस इन्फेक्शन। इस्ट्रस ओविस इन्फेक्शन, जिसको नेजल बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस्ट्रस ओविस इन्फेक्शन, जिसको नेजल बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा डिजीज में पढ़ेंगे, मतलब ये मक्खियों के नाम है। इस्ट्रस ओविस जो है एक प्रकार की मक्खी है, जिसके द्वारा ये इन्फेक्शन किया जाता है, जिसको नेजल बोर्ड भी कहा जाता है। इस्ट्रस ओविस इन्फेक्शन हो गया, सही है, जो मियासिस उत्पन्न करते हैं। दूसरा हो गया इसमें हाइपोडर्माइन स्पीसीज इन्फेक्शन। हाइपोडर्मा स्पीसीज इन्फेक्शन, हाइपोडर्मा स्पीसीज इन्फेक्शन, इसको वर्बल फ्लाइज भी कहा जाता है। वर्बल फ्लाइज भी इनको कहा जाता है। हाइपोडर्मा की जो सदस्य होते हैं उनको वर्बल फ्लाइज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट तीसरा इसमें क्यूटेनियस मियासिस। क्यूटेनियस मियासिस, क्यूटेनियस मियासिस। अब क्यूटेनियस मियासिस ये किसके द्वारा होता है, इसकी जो फ्लाइज जो होती है, मक्खी जो होती है, उसको क्या बोला जाता है, ब्लोफ्लाई स्ट्रीक। ब्लोफ्लाई स्ट्राइक, ब्लोफ्लाई स्ट्राइक मतलब फ्लाई जो है वो उसको नाम दिया गया ब्लोफ्लाई। वो मक्खी जो है उसको ब्लोफ्लाई कहा जाता है। उसके आक्रमण को क्या कहा जाता है, ब्लोफ्लाई स्ट्राइक। सही है, जिसको क्यूटेनियस मियासिस भी कह सकते हैं। ये 3 प्रकार के आपके कोर्स में मुख्यतः मियासिस हैं, इनके बारे में एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इस्ट्रस ओविस इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। इस्ट्रस ओविस इन्फेक्शन, इस्ट्रस ओविस इन्फेक्शन। इस्ट्रस ओविस इन्फेक्शन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इन्फेक्शन किसमें होता है, सीप के अंदर, भेड़ के अंदर होता है। सीप में यानी कि भेड़ में यह इन्फेक्शन होता है। इसके नाम से ही मतलब ओविस, ओविस किसे कहा जाता है, भेड़ को। और इसके साथ साथ ये सीप के अंदर भी, सीप के साथ साथ गोट के अंदर भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये गोट में भी देखने को मिल सकता है, बकरी में भी ये इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। सही है। तो इस्ट्रस ओविस इन्फेक्शन मतलब सीप के अंदर होने वाला इन्फेक्शन।
इसके बाद में आता है इसका रोग कारक ईटियोलॉजी। रोग कारक है स्ट्रेस ओविस फ्लाई। स्ट्रेस ओविस एक मक्खी का नाम है, स्ट्रेस ओविस, जो मुख्यतः सीप यानी कि भेड़ और बकरी को प्रभावित करती है, जिसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम स्ट्रेस ओविस, जिसको बोट फ्लाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? तो इसको नेजल बोट भी कहा जाता है। यानी कि स्ट्रेस ओविस का जो इन्फेक्शन है वो इसको क्या बोला जाता है? बोट, नेजल बोट, नेजल बोट भी इसको कहा जाता है। अब इसकी साइज की बात करें तो ये साइज में छोटी होती है, छोटे आकार की, सही है। इसके अलावा ये गहरे ग्रे रंग की होती है, गहरे ग्रे रंग की, गहरे ग्रे रंग की होती है। इसके मुखांग जो होते हैं, माउथ पार्ट्स, वो बहुत छोटे होते हैं और अवशेषी होते हैं। माउथ पार्ट्स जो होते हैं छोटे होते हैं, छोटे व अवशेषी, छोटे व अवशेषी होते हैं। तो ये हो गया एटियोलॉजी, रोग कारक, जिसमें रोग कारक क्या है? स्ट्रेस ओविस, जिसको नेजल बोट भी कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि स्ट्रेस ओविस इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, क्योंकि इसके तो नाम में इसके रोग कारक का नाम है, सही है। वो पूछेगा कि सीप में मियासिस किसके द्वारा होता है, सीप में मियासिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है? स्ट्रेस ओविस के द्वारा। या ऐसे पूछ सकता है कि नेजल बोट जो डिजीज है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? स्ट्रेस ओविस के द्वारा। तो ये रोग कारक जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं स्ट्रेस ओविस का। इसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र देखते हैं किस प्रकार होता है। इसके जीवन चक्र में ही इसकी पैथोजेनेसिस आ जाती है, जो रोग जनकता है वो इसके जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में ही आ जाती है। लाइफ साइकिल, सबसे पहले तो जो वयस्क मक्खी है, वयस्क मादा मक्खी, वो भेड़ के नासा छिद्रों के ऊपर बैठती है, नोस्ट्रिल जिनको बोला जाता है। वयस्क मादा मक्खी भेड़ के नोस्ट्रिलों के ऊपर बैठती है। नोस्ट्रिल्स मतलब नासा छिद्र जो होते हैं उनके पास, नोस्ट्रिल के पास बैठकर क्या क्या देती है? अंडे देती है, या लार्वा वहां पे हो सकते हैं, अंडे या लार्वा वहां पे छोड़ती है, अपने अंडे या लार्वा वहां पे छोड़ती है। उसके बाद में क्या करते हैं, ये लार्वा जो होते हैं, ये लार्वा जो होते हैं वो भेड़ के नाक में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। लार्वा भेड़ के नासा छिद्रों में चले जाते हैं। भेड़ के नासा छिद्रों में चले जाते हैं। और नासा छिद्रों में कौन से स्थान पर जाते हैं? नासा छिद्रों में दो प्रकार के स्थान है, एक तो डोर्सल टर्बिनेट, एक है फ्रंटल साइनस। डोर्सल टर्बिनेट, डोर्सल टर्बिनेट, एक हो गया फ्रंटल साइनस। डोर्सल टर्बिनेट और फ्रंटल साइनस तक पहुंच जाते हैं। ये दोनों संरचनाएं जो होती है वो नासा कैविटी जो होती है, नेजल कैविटी, नासा छिद्रों में पाई जाने वाली नेजल कैविटी जो होती है उसी के अंदर ये दोनों चीजें पाई जाती है, डोर्सल टर्बिनेट और फ्रंटल साइनस, जहां पर ये लार्वा जो होते हैं, इनके मक्खियों के लार्वा, वो वहां तक पहुंच जाते हैं और लंबे समय तक यहाँ पर रहते हैं।
लंबे समय तक रहते हैं, उसी स्थान के ऊपर लंबे समय तक रहते हैं। इसके लार्वा की अगर विशेषता की बात करें तो इसके लार्वा मोटे होते हैं, पीले सफेद होते हैं। लार्वा की अगर बात करें तो लार्वा जो होते हैं वो पीले कलर के होते हैं, पीले और सफेद कलर के, मोटे होते हैं साइज में क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और इसके पृष्ठ सतह पर गहरी धारियां होती हैं। पृष्ठ सतह पर गहरी धारियां, पृष्ठ सतह पर मतलब लार्वा के पृष्ठ सतह के ऊपर गहरी धारियां होती है। ये क्या हो गया, इसका लार्वा की विशेषता होगी। इनके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस भी लगे होते हैं, कांटे भी लगे होते हैं। इसके मुख के ऊपर कांटे, यानी जिनको स्पाइंस बोला जाता है, स्पाइंस भी लगे होते हैं। और इन स्पाइंस की सहायता से, इन कांटों की सहायता से ही ये लार्वा जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। सही है। इसके बाद में लंबे समय तक यहाँ पे रहते हैं, इन साइनस के अंदर रहते हैं। अब इन साइनस से निकल के, ये जो मैंने आपको दो प्रकार के स्थान बताए, डोर्सल टर्बिनेट और फ्रंटल साइनस, ये दो स्थान जो होते हैं, उन स्थानों से निकलने के बाद ये नेजल कैविटी में चले जाते हैं। ये लार्वा जो होते हैं नेजल कैविटी में आते हैं, नेजल कैविटी में आते हैं। नेजल कैविटी में आने के बाद पशु के अंदर स्नीजिंग की क्रिया होती है, मतलब छींकने की क्रिया होती है। पशु को छींक आती है, जिससे ये लार्वा जो होते हैं वो जमीन पर आ जाते हैं। छींकने के साथ साथ ये लार्वा जो होते हैं जमीन पर आ जाते हैं। लार्वा जो होते हैं वो जमीन पर आ जाते हैं। और जब जमीन पर आ जाते हैं, अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में ये लार्वा, सर्दी के मौसम में ये लार्वा सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। किस अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। अब जैसे ही इनके लिए सर्दी का मौसम जाता है और अनुकूल मौसम आता है, अनुकूल मौसम में आने के बाद ये प्यूपा का निर्माण करते हैं। अनुकूल मौसम में ये लार्वा जो है प्यूपा का निर्माण करते हैं। और ये प्यूपा जो है वो किस में बदल जाता है, वो वयस्क मक्खी में बदल जाता है। उसके बाद में जो प्यूपा होता है वो वयस्क मक्खी में बदल जाता है। इस प्रकार ये क्या हो गया, इसका जीवन चक्र हो गया। दोबारा देख लो, लाइफ साइकिल में सबसे पहले ईस्टस ओविस जो मक्खी है वो भेड़ के जो नोस्ट्रिल होते हैं, नासा छिद्र होते हैं, वहां बैठ के क्या करती है, वहां बैठ के अंडे देती है, अपने अंडे देती है या लार्वा देती है। इसीलिए इसको रोग को नेजल बोर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये जो अपने लार्वा कहाँ छोड़ती है मक्खी, पशु के नासा छिद्रों के में लार्वा छोड़ती है। अब इसके जो लार्वा होते हैं उनकी अगर विशेषता की बात करें तो ये पीले सफेद कलर के होते हैं, आकार में मोटे होते हैं। पृष्ठ सतह पर, इनके जो पृष्ठ सतह ऊपर की सतह पर गहरी रंग की धारियां होती है और इनके मुख पर स्पाइंस पाए जाते हैं, मतलब किसी सतह से चिपकने के लिए या गमन करने के लिए स्पाइंस यानी कि कांटे पाए जाते हैं। अब ये जो लार्वा है ये भेड़ के नासा छिद्रों से होते हुए
अंदर चले जाते हैं। कौन से स्थानों के ऊपर? डोर्सल टर्मिनेट में चले जाते हैं और फ्रंटल साइनस, ये दो प्रकार के स्थान है जहाँ पर ये चले जाते हैं और लंबे समय तक इन स्थानों के ऊपर रहते हैं। अब लंबे समय तक रहने के बाद ये इन स्थानों से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद कहाँ आएंगे? नेजल केविटी में आएंगे। अब नेजल केविटी में आने के बाद पशु को क्या आएगी? छींक आएगी, क्योंकि नासा छिद्र जो है वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, वहाँ की स्किन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। छोटा सा भी अगर मिट्टी का कण नासा छिद्रों में चला जाता है तो पशु को क्या आती है? छींक आती है। तो जब ये लंबे समय तक डोर्सल टर्मिनेट और फ्रंटल साइनस में रहने के बाद जब नेजल केविटी में वापस आते हैं तो पशु को क्या आएगी? छींक आएगी और छींक के द्वारा ये जो लार्वा होते हैं वो शरीर से बाहर निकल के जमीन पर आ जाते हैं। जमीन पर आने के बाद अगर सर्दी का मौसम है तो लंबे समय तक वो सुषुप्त अवस्था में रहेंगे। सुषुप्त अवस्था का मतलब होता है कि एक जगह पड़े रहेंगे, ना तो कोई ज्यादा क्रिया होती है ना कुछ और, वो एकदम आराम से वहां पर पड़े रहते हैं। इसको सुषुप्त अवस्था बोलते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं? अनुकूल, जैसे ही अनुकूल मौसम आता है इनके लिए, गर्मी का मौसम आता है, अनुकूल अवस्था में आते ही ये लार्वा किसका निर्माण करते हैं? प्यूपा का निर्माण करते हैं और फिर ये प्यूपा जो होती है वो वयस्क मक्खी में वापस बदल जाता है। सही है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल होगी, इसकी जीवन चक्र। ये क्या हो गया? इसका जीवन चक्र। ये जो डिजीज है ये एक प्रकार से जूनोटिक डिजीज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जूनोटिक डिजीज। ये रोग एक प्रकार से जूनोटिक डिजीज भी हो सकता है, मतलब मनुष्य को भी ये संक्रमित कर सकता है, इसलिए इसको जूनोटिक डिजीज भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर मनुष्य की बात करें तो ये जो इस्टस ओविस है ये मनुष्य की आंख में, नाक में और होठों के ऊपर अपने लार्वा दे सकती है। इसके अंदर अपने मनुष्य के होठों के ऊपर हो गया, आंख के ऊपर, नाक के ऊपर अपने लार्वा दे सकती है। और इसके द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग उत्पन्न किए जाते हैं? एक तो ओक्यूलर मियासिस, ओक्यूलर मियासिस, सही है, ओक्यूलर मियासिस हो गया। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यूआरटी इन्फेक्शन, यानी कि नासा छिद्र हो गया। नासा छिद्र के अलावा नेजल केविटी, नेजल केविटी के अलावा ट्रेकिया हो सकता है, उस स्थानों के ऊपर ही अपना इन्फेक्शन कर सकती है। सही है। तो एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज भी हो सकता है। ये उसकी लाइफ साइकिल होगी। इसमें पैथोजेनेसिस भी आ गई साथ ही साथ, कि जो मक्खी होती है किस प्रकार लार्वा देती है और लार्वा शरीर में क्या करता है, किस प्रकार घाव बनाता है, किस प्रकार इन्फेक्शन करता है। अब इसके अपन बात करते हैं क्लिनिकल साइन की। क्लिनिकल साइन, क्लिनिकल साइन की बात करते हैं। क्लिनिकल साइन में सबसे पहला रोगी प्राणी जो होता है वो सिर हिलाता रहता है। रोगी प्राणी सिर हिलाता रहता है, सही। इसके बाद में दूसरा, पैरों को जमीन पर पटकता है। पैरों को जमीन पर पटकता है। इसके साथ साथ रोगी भेड़े जो होती है, क्योंकि ये जो इस्टोसोविस है ये भेड़ों के अंदर ही सबसे ज्यादा होता है, तो जब रोगी भेड़े होती है वो किसी दीवार के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर या आपस में ही सिर भिड़ाती रहती है, या आपस में ही सिर को भिड़ाती रहती है, सही है। क्योंकि ये जो इसका लार्वा होता है उसके नासा छिद्रों में रहता है, और नासा छिद्रों में रहेगा तो जाहिर सी बात है पशु का जो सिर है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा।
भोजन ग्रहण करने में परेशानी, भोजन ग्रहण करने में परेशानी होना। इसके बाद में नाक से स्त्राव आना, नाक से स्त्राव आना। नासा छिद्र के अंदर ये लार्वा अगर इसके उपस्थित है तो नासा छिद्र जो होते हैं वो सिक्रेशन स्त्रावित कर देते हैं। बार बार छींकना, बार बार छींकना। जो स्त्राव होता है वो गाढ़ा हो सकता है, नासा स्त्राव जो है वो गाढ़ा हो सकता है। इसके अलावा मवाद युक्त हो सकता है, मवाद युक्त हो सकता है, क्योंकि घाव, जाहिर सी बात है, अगर लार्वा नासा छिद्र में गए तो वहां पे घाव उत्पन्न करेंगे, और घाव उत्पन्न करेंगे तो वहां पे मवाद भी बन सकती है, पस का निर्माण हो सकता है, और जो स्त्राव जो होते हैं वो मवाद युक्त हो सकते हैं। सांस लेने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी होना। इसके बाद में अगर गंभीर स्थिति अगर देखने को मिलती है, रोग की गंभीर स्थिति में, गंभीर स्थिति में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। गंभीर स्थिति के अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। गंभीर स्थिति में सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, किसी बैक्टीरिया का, वायरस का, या किसी अदर पैरासाइट, जो अन्य पैरासाइट जो होते हैं उनका इन्फेक्शन भी होगा, जिस वजह से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। डायग्नोसिस की बात करें तो लक्षणों के आधार पर इसका डायग्नोसिस पहचान की जा सकती है, और लार्वा की उपस्थिति के आधार पर। डायग्नोसिस लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, या नासा छिद्र से जो स्त्राव होते हैं उन स्त्राव में लार्वा भी उपस्थित हो सकता है। उस लार्वा को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और उसके आधार पर इस रोग की पहचान कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है इसका, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है, केवल अपन सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब अपन उसको दर्द से राहत देने के लिए नसेड़ दे सकते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, सही, नसेड़ दे सकते हैं। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जैसे कि एविल हो गया, जीट हो गया, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग अपन काम में ले सकते हैं, सही है। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। और इसको रोकथाम के लिए, इसके अलावा जहां पे ये अंडे देते हैं, जहां पे इसके लार्वा छोड़े जाते हैं नासा छिद्रों में, नासा छिद्रों में, वहां पर नासा छिद्रों में ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड, उनका छिड़काव करना चाहिए, उनका छिड़काव करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में नहीं करें, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो इंसाइड होते हैं उनके अंदर जहर होता है, और ज्यादा इसके जो विषाक्तता होती है उसका भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसका जो ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है उनको उनके नासा छिद्रों पर कम मात्रा में छिड़कना चाहिए, ताकि जो लार्वा है वो नष्ट हो जाए। इसके रोकथाम, रोकथाम व नियंत्रण, रोकथाम व नियंत्रण की बात करें तो इसमें आयुर्मेक्टिन देनी चाहिए। आयुर्मेक्टिन के साथ साथ
इसके अंदर क्लोस्टिनोल, आइवरमेक्टिन के साथ साथ क्लोस्टिनोल, इसकी डोज रेट है 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, इसको देना चाहिए। और इसके साथ साथ आइवरमेक्टिन भी पशु को देनी चाहिए, आइवरमेक्टिन भी जिसकी डोज रेट है 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। और इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, पशु जहाँ पे पशुशाला है, जहाँ पे मक्खियां ज्यादा होती है, उनके ऊपर स्प्रे भी करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड जो है उनका स्प्रे करना चाहिए, ताकि मक्खियों को कंट्रोल किया जा सके। और मक्खियां कंट्रोल हो जाएगी, स्ट्रेस ओविस कंट्रोल हो जाएगी, तो उसके बाद में इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपका स्ट्रेस ओविस इन्फेक्शन कंप्लीट हुआ। दूसरा जो है हाइपोडर्मा स्पीसीज अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।